Hello students, today we are going to start the next one part of the electoral procedure, that is restructuring of the constituencies. In this lesson we are going to study the restructuring of constituency. Actually this type of work is done by election commission. Actually there are 543 total constituencies are present in our India. Now we have to understand who creates such type of constituencies and what they do. आज हम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज ये जो पार्ट है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो रिस्ट्रक्चरिंग का काम या जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है उनको बनाने का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किया जाता है। इलेक्शन कमीशन का एक सेपरेट पार्ट होता है, एक सेपरेट कमीशन वो बनाते हैं, उसको डिलिमिटेशन कमीशन कहा जाता है। और उस डिलिमिटेशन कमीशन के माध्यम से हमारे इंडिया का जो एरिया है और जो पॉपुलेशन है इन दोनों को मिला के कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनती है वो सोचा जाता है और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाती है। आज की स्थिति हम देखेंगे तो इंडिया में टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज है और इन कॉन्स्टिट्यूंसीज को हर एक पार्लियामेंट का मेंबर रिप्रेजेंट करने का काम करता है। उसको एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। और इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से उस कॉन्स्टिट्यूंसीज को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन करने का अधिकार मिलता है। वहाँ का जो एमपी होता है वो उस कॉन्स्टिट्यूंसीज के प्रॉब्लम्स को पार्लियामेंट में जाके सॉल्व करने का या रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूंसीज कहा जाता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूंसीज कैसे बनाए जाते हैं तो उसके लिए अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, जैसे कि इंडिया का एरिया कितना है या पॉपुलेशन कितनी है, ये सब चीज़ें कंसिडर करके ही जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो बनाई जाती है। अब ये बनाने का जो काम रहता है एक सेपरेट कमीशन को दिया जाता है, जो कि एक पार्ट होता है इलेक्शन कमीशन का। उस कमीशन को डिलिमिटेशन कमीशन कहा जाता है और इस डिलिमिटेशन कमीशन के माध्यम से ये सब फैक्टर्स को कंसिडर करके कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिस्ट्रक्चर करने का काम या नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाने का काम यहाँ पे इस कमीशन के माध्यम से किया जाता है। अब हम देखेंगे व्हाट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट किसको कहा जाता है? इलेक्शन की प्रोसीजर जो होती है वो फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए। अब कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम या कोई भी कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ पे हम देखेंगे तो जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर में होते हैं, क्योंकि वो उस कंट्री के डेमोक्रेटिक सिस्टम को हेल्दी बनाने का काम करते हैं। तो ये जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर में कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन के माध्यम से एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है। मतलब वहाँ के लीडर्स, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज, वहाँ का गवर्नमेंट, वहाँ के वोटर्स, उन्होंने इलेक्शन के प्रोसीजर के समय पे किस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए या कौन सी रॉन्ग चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये सब उस कोड ऑफ कंडक्ट में इंक्लूड होता है। तो पहले हम समझेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है और वो किन के लिए वो लागू होता है। तो फर्स्ट वन पॉइंट हम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि मैंने बोला है कि फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर में इलेक्शन प्रोसीजर कंडक्ट करने के लिए ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं। दूसरे पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है कि आज तक की स्थिति में हम देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन के लिए चैलेंजेस अलग तरीके के थे, लेकिन अभी इन कुछ डिकेड्स में देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट या कुछ रूल्स रेगुलेशंस इलेक्शन कमीशन के माध्यम से
बनाए गए हैं। जैसे कि इलेक्शन समय पे अलग अलग तरीके का मिसयूज़ होता है, जैसे कि मनी का मिसयूज़ है, या कुछ माल प्रैक्टिसेस होती है, या क्रिमिनल कुछ एक्टिविटीज़ होती है। तो ऐसे कुछ रॉन्ग चीज़ें होती है, तो इनको रोकने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ के गवर्नमेंट के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और वहाँ के वोटर्स के लिए ये लागू होता है। इवन वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो भी इन रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकता है, कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट नहीं कर सकता। अब हम देखेंगे कि इलेक्शन की जब प्रोसीजर चलती है तब इलेक्शन कमीशन के सामने कौन से चैलेंजेस होते हैं, इलेक्शन कमीशन को कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। जनरली हम देखेंगे कि हमारा जो एरिया है इंडिया का वो बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज एरिया है। दोनों भी चीज़ें लार्ज होने के कारण हमारे इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट करते समय बहुत सारे प्रॉब्लम्स राइज हो सकते हैं। लेकिन इलेक्शन एक साथ ही नहीं होते हैं, तो हमारे यहाँ के वोटर्स कंसिडर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अलग अलग फेजेस में इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किया जाता है। अब इलेक्शन कमीशन के सामने कुछ चैलेंजेस आते हैं इलेक्शन कंडक्ट करते समय। सबसे पहला यहाँ पे दिया है मिसयूज ऑफ मनी। इलेक्शन के समय पे कुछ लीडर्स पैसे बांटते हैं या पैसों का मिसयूज करते हैं। पैसों के माध्यम से वोटर्स को लुभाने का काम, वोटर्स को अट्रैक्ट करने का काम, वोटर्स में कुछ चीज़ें बांटने का काम किया जाता है। तो ये मिसयूज होता है मनी का, तो ये होता है। तो इसको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से इस तरीके से रॉन्ग चीज़ें ना हो। तो पैसों का सबसे ज़्यादा मिसयूज होता है। एक जगह से दूसरी जगह पैसे ले जाते हैं और वहाँ पे लोगों में बांटे जाते हैं। तो ऐसे मिसयूज़ को रोकने का काम यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किया जाता है। दूसरा यहाँ पे चैलेंज है जो कि इलेक्शन कमीशन को फेस करना पड़ता है, वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का क्रिमिनलाइजेशन कैसे हो रहा है, तो कुछ पार्टीज़ अपने तरफ से कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड लीडर्स को नॉमिनेशन या टिकट देती है। तो इससे क्या होता है कि वो जो लीडर है जिसका बैकग्राउंड क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वाला है, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जब इलेक्शन होता है या इलेक्शन कैंपेन होता है तब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उस लीडर के माध्यम से की जाती है। तो इसको भी रोकने का काम यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इलेक्शन कमीशन के सामने। और एक है कि इलेक्शन प्रोसीजर जब चालू होती है तब कुछ लीडर्स या कुछ ऐसे सोसाइटी में तत्व होते हैं कि जिसके माध्यम से वायलेशन किया जाता है, जिसके माध्यम से इलेक्शन प्रोसीजर को डिस्टर्ब करने का काम किया जाता है। तो ऐसे पार्टीज़ को, ऐसे तत्व या ऐसे जो लीडर्स होते हैं उनको इलेक्शन से डिस्क्वालिफाइड करना या उनको कंट्रोल करना, वायलेशन कंट्रोल करना, ये भी काम यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को ही करना पड़ता है। तो इलेक्शन के समय पे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं कि वहाँ पे हमेशा ही कुछ न कुछ वायलेशन होता है। पथरावबाजी या जो ईवीएम मशीन्स है उनको छीनने का काम किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो ऐसे एक्टिविटीज़ को जो कि वायलेशन क्रिएट करती है उनको रोकने का काम भी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज इलेक्शन कमीशन के सामने होता है। दूसरा है टू रिटेन अ कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स। अब हम देखते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ में इस तरीके की कंडीशन है कि वहाँ पे एक ही फैमिली की मोनोपोली है, एक फैमिली को ही हमेशा ही वहाँ पे टिकट दिया जाता है। समझो कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे एक फैमिली को टिकट मिला है, तो बाद में जब वो लीडर समझो एक्सपायर होता है या
रिटायर होता है तब उसके बेटे को ही वहाँ पे टिकट मिलता है। तो इस तरीके से एक ही फैमिली को वहाँ पे टिकट मिलने के कारण वहाँ पे एक ही फैमिली की वहाँ पे मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके की मोनोपोली को भी वहाँ पे ना होने देने का एक चैलेंज जो है वो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से फेस किया जाता है। अब स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे कि डू यू नो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्शंस, हम देखते हैं कि इंडिया में फर्स्ट इलेक्शन 1951 को हुआ था, 51। अब इस समय पे इलेक्शन कमीशन के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस थे, क्योंकि पहली बार इलेक्शन हमारे इंडिया में कंडक्ट होने जा रहा था। उस समय पे हमारा जो लिटरेसी रेट था वो बहुत ही कम था और लोगों में इलेक्शन के बारे में जानकारी या अवेयरनेस भी बहुत ही कम था। तो उस समय पे इलेक्शन कंडक्ट करना ये बहुत ही हार्ड या बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ थी। तो उस समय पे इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था कि जो इलिटरेट पीपल है उनको वोट डालने का मतलब प्रोसीजर ही पता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, कुछ बॉक्सेस, स्टील के बॉक्सेस बनाए और उन बॉक्सेस के ऊपर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की सिंबल्स वहाँ पे चिपकाए थे और जो इलिटरेट पर्सन्स थे और जो वोटर्स थे उनको एक ब्लैंक पेपर दिया गया था और उस ब्लैंक पेपर को जिन पार्टी को या जिस पार्टी को वो वोट देना चाहते हैं उस बॉक्स में वो जाके वो ब्लैंक पेपर डालते थे। तो इससे क्या होता था, वोटिंग प्रोसीजर हो सकती थी। तो इस तरीके के बहुत चैलेंजेस जो है वो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से फेस किए गए थे।